डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो मुआशी जंग का आगाज़ किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद है या वो खामोश ही रहेगा? और ब्रिक्स में जो भारत की मौजूदगी है, क्या वो उसको ये मौका फराहम करेगी कि वो चीन की तरफ बढ़ जाए या फिर रूस के साथ शराकत दारी कर ले? जी बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। देखिए यहाँ माहौल एक डिफरेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से हिंदुस्तान ने ये कोशिश की थी कि वो वेस्ट को भी और रशिया को भी और अमेरिका को भी अपनी एडवांटेज के लिए ज़ाहिर एंगेज करे। दुनिया को अब समझ आना शुरू हुई है, क्रेडिबिलिटी इशू आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान अमेरिका को एंगेज करना चाहता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के साथ ऑब्वियसली उन मुल्कों के साथ कर रहा है जो अमेरिका को ज़ाहिर है पसंद की नज़र से अमेरिका नहीं उनको देखता, जिसमें उस ब्रिक्स में ज़ाहिर है ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये रिपीटेडली कह रहे हैं और ब्रिक्स को वो वार्निंग भी देते हैं कि किसी को अगर अमेरिका को चैलेंज करने की किसी ने कोशिश की तो वो अमेरिका की तरफ से बहुत सख्ती से पेश आएंगे। तो अभी एक्सपोजर एक होता जा रहा है और जाहिर है इस वक्त आपने नोट किया होगा दुनिया इस तरफ जा रही है कि जो मुल्क भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जाते हैं वो हर तरह का हथियार और खास तौर पर इकोनॉमिक टूल बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट और अग्रेसिवली यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब इंडिया को चॉइस करनी पड़ेगी कि वो किस ब्लॉक के साथ है, और दिन ब दिन आपको देखा है आपने सूरत हाल सीरियस होती जा रही है। हालांकि ब्रिक्स में रशिया भी है, लेकिन वो क्योंकि चाइना भी है, लेकिन वो बड़े मुल्क हैं, उनके साथ अमेरिका की जो इकोनॉमिक टाइज हैं बहुत स्ट्रांग है। और अमेरिका मैं आजकल यहाँ अमेरिका में ही हूँ कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में, तो मैं यह देखता हूँ कि अमेरिकन लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इंपोर्ट है खास तौर पर चाइना से, वो इतनी ज्यादा है कि उस पर इतना टैरिफ लगाने से इनकी अपनी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया के साथ ऐसी क्रिटिकल उनकी एक्सचेंज या ट्रेडिंग नहीं है जिससे वो अगर सैंक्शंस करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ लाइफ डिस्ट्रक्ट होगी। यहाँ आप किसी होटल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी सुपर स्टोर पे चले जाएं, मुझे लगता है 80 to 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के। तो चाइना को नहीं कन्फ्रंट करते, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर है उसको कन्फ्रंट नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान की मुझे लगता है कि जो गुड टाइम है वो खत्म होता नजर आ रहा है और अब जाहिर है उसको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। और आपने नोट किया कि वही जो गुस्सा उनका ये नाराजगी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी झलकता है। जब वो ये हर दफा कहते हैं कि मैंने जंग बंद कराई थी और चीजें सबूत लेकर आऊंगा कि हिंदुस्तान इस तरह नहीं हमारे साथ बिहेव कर रहा है जिस तरह, तो ये अब नया इंडिया के लिए नॉर्मल शुरू हुआ है। चाइना की तरफ जो आपने टिल्ट किया कि सवाल जाने का है ऑप्शन, उसके पास मेरा नहीं ख्याल चाइना के पास सिर्फ रशिया ऑप्शन है, लेकिन रशिया खुद बुरी तरह जाहिर है जंग में फंसा हुआ है, एंगेज्ड है, और जाहिर है वो उसकी इकोनॉमिकल सूरत हाल नहीं है जो कुछ साल पहले थी जंग शुरू होने से पहले। जी आपको क्या लगता है कि इस तरह अहम ओहदों से ऑपोजिशन को हटा दिया जाना, क्या ये एक दुरुस्त हिकमत अमली है? और हुकूमत की जानिब से अगर ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है तो क्या ये होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। गुजारिश ये है कि हम ओवरऑल पिक्चर को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे हम किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये जो एहतजाज की कॉल है जो 14 अगस्त दे दी गई, पहली बात तो ये है कि द सिलेक्शन ऑफ डेट इज़ वेरी बैड। ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, उस दिन क्या होगा, लोग तराने गाएंगे या एहतजाज करेंगे, ये किसी की समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी तक पीटीआई की लीडरशिप ने इसकी असेसमेंट ही नहीं की है कि पिछली कोई 12 दफ़ा के जो एहतजाज की कॉलें थी वो फ्लॉप क्यों हुई हैं। 2-3 उसकी अपेरेंट वजह हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि पार्टी के अंदर जिस किस्म की धड़ेबंदी है, जिस किस्म का इंतशार है, उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये बानी के लिए मेरे ख्याल से सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो धड़े बन गए हैं पार्टी के अंदर इनको वो ख़त्म करें। दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो MPAs हैं, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल डिस्कनेक्ट है। उन्होंने या पूरे अरसे में एहतजाजात किए हैं या उन्होंने बानी को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए बयानात जारी किए हैं। जब तक कनेक्ट ग्रास रूट लेवल पर नहीं होगा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब की सबसे कामयाब तरीन पार्टी थी, 3 दफ़ा यहाँ से अक्सरियत लेके उन्होंने हुकूमत बनाई। फिर क्या हुआ पीपल्स पार्टी के साथ? इसलिए कि उसकी लीडरशिप का ग्रास रूट लेवल पर वर्कर से डिस्कनेक्ट था। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है समझने की। अब आ जाइए जनाब, जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में है, चाहे नेशनल असम्बली में है, चाहे सेनेट में है, एक बात याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना बिल्कुल बेमानी बात है। अच्छा, इसलिए कि अगर अदालतों से सज़ा होगी और वो सज़ा थ्रू द स्पीकर और अदरवाइज कम्युनिकेट होगी इलेक्शन कमीशन के पास, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली
इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू डिक्लेयर दीज सीट्स वेकेंट। लिहाजा होना क्या चाहिए, आप अपने केसेस को अदालतों में कंटेस्ट करें। एक वतीरा है, या तो डेट्स लेते रहेंगे या पेश नहीं होंगे, जिसकी वजह से डिले भी हुआ, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर तमाम पेंडिंग केसेस का फैसला करें, तो फिर इसी रफ्तार से फैसले आएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप को ख़ास तौर से बानी को मेरे ख्याल से पूरी सूरत हाल को रीअसेस करने की ज़रूरत है। कभी आप कहते हैं हम बात करेंगे तो ताकतवर तबके से करेंगे, हाँ जी, तो स्ट्रेटजीज बनाने के लिए एक ऐसी पार्टी जो बहुत पॉपुलर पार्टी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, आज भी अगर हुकूमत फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएगी तो पीटीआई जीतेगी। लेकिन ये वोटर है, वोटर खड़ा है आज भी इमरान खान के साथ, वर्कर्स नहीं है। वर्कर्स के लिए ग्रास रूट लेवल पर पूरी लीडरशिप को पीछे आना पड़ेगा टू हैव ए कनेक्ट विद द पीपल। सलीम बुखारी साहब, लेकिन मैं देख रही हूँ अजहर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। बात यह है कि मुस्कुराने की वजह अगर हमसे भी शेयर कर लें, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पार्टी नाअहल हो रही है, अवामी ताकत की अगर आप बात करें तो लोग निकल नहीं रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि हुकूमत ऐसा कह रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, असल में मैं वकील भी हूँ, केसों में गया भी हूँ, केसों में क्या कुछ हुआ हम मीडिया पे बैठ के तो हेर से कह सकते हैं, क्या सराहियां कर सकते हैं, लेकिन फाइल जो है ना वो बहुत कुछ बताती है। यानी ये अगर नाकाम था तो हजारों लोगों के अगेंस्ट FIR करना और कोई हजारों लोगों को पकड़ना इस बात का सबूत है कि ये कामयाब एहतजाज था। इमरान खान साहब का नाम तो ले नहीं सकते, बानी का नाम लिया जाता है, यानी वो कौन सी पाबंदी है? अगर आप आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, अगर आप पे अगर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है ना, पहले तो ये समझे कि ये समझ रहे थे कि 5 अगस्त को निकलेगा ही कोई नहीं, और जितना जुल्म और ज्यादती बताई जा रही है ना, ये अगर फर्ज करें पार्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस है, क्या किसी ने आके कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज नहीं करना? सवाल तो एहतजाज, क्वेश्चन तो ये होता है जब डिफरेंसेस इस तरह हो, वो अंदर के अंदर कोई होंगे अपने तौर पर, वो हैं, चले मान ले हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है कि सारों ने निकलना था। आप अंदाजा लगाएं कि आप नेशनल असेंबली से निकल नहीं सके। यहां देखें, अभी नजरबंदी के ऑर्डर्स, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, कोई 15,000 नजरबंदी के ऑर्डर आज तक तारीख में पाकिस्तान में जारी नहीं हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे पास वो रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, मैंने इसको चैलेंज किया। 7 नवंबर को अदालत ने सस्पेंड कर दिया, और उस 7 नवंबर से लेकर 25 जून तक जो कुछ भी होना होता रहे। कोई नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए, वो तो हाईकोर्ट को कहा कि जनाब चले वो आप इसमें तरमीम कर दें, अपील का राइट दे दें, ट्रांसपेरेंसी बना दें। अगर डिटेंशन ऑर्डर, आज भी डिटेंशन ऑर्डर देख ले, मैंने अभी आज तक कोई 100 के करीब डिटेंशन ऑर्डर मेरे तक शेयर हुए हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। आपने 144 का निफाज लगा लेना। लोग अब जितने लोगों को गिरफ्तार किया है 144 सबकी पर्चे डिस्चार्ज हो गए। तो ये जो कहना है ना कि हम बैठकर खुदा रहा हमें वो बात, अब आए अदालती बातों की तरफ। अदालतों में तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वकला का हमारी तरफ से कोई अगर एक भी ये यानी इस हवाले से हो कि हमने डिले किया है, डिले आपको पता है 2-2 साल तो चलान पेश नहीं किए, या 1.5 साल चलान पेश नहीं किए, वो हुकूमत वक्त में सप्लीमेंट्री चलान, ये सबूत से बातें कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा। लोगों को पकड़ना धकड़ना, यानी 1.5 साल तक तो गिरफ्तारियां चलती रही। अच्छा, आपके पास इंतजार कीजिएगा, सलीम बुखारी साहब शायद इख्तलाफ कर रहे हैं। जी, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि नाम पर पाबंदी लगने की का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन वो ये भूल गए कि नवाज शरीफ का नाम लेने पर भी पाबंदी उन्हीं के दौर में लगी थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी बात यह है कि जब तक, सुन लें ज़रा, जब तक आप बानी को जाके ये कहते रहेंगे कि 5 अगस्त को इंसानी सरों का समुंदर था पूरे पाकिस्तान में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये आप लोग उनके साथ कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट कि जी पूरे मुल्क में सिर्फ इंसानी सर निकले थे, ये कह के आप किसको हुडविंग कर रहे हैं? यू कैन नॉट फूल एनीबडी, बिकॉज टीवी की स्क्रीन जो है वो सबके लिए खुली थी, सोशल मीडिया खुला हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी बात करनी चाहिए। अच्छा। जो करीने क्या जरूर। मैं आप दोनों से माजरत खाऊं, लेकिन शहजाद भट्ट साहब से भी कुछ पूछना है। अजहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, जिसलिए एहतजाज किया गया था, क्या वो हासिल हो नहीं सका जो 14 अगस्त की तारीख दोबारा दी है? देखें, काबिल एहतराम मुनीर से सबसे पहले तो 2 लाइनों में ये कहा जा सकता है कि एहतजाज जो है वो KPK में जो गंडापुर ने लीड किया है, शोआबी वाली जो बात है, वहाँ पर कुछ अफराद नज़र आए। रही बात पंजाब वाली, तो ईमानदारी से पंजाब में उस तरह अफराद इस तरह जिस तरह आने चाहिए थे नज़र, वो नज़र नहीं है। अब जो भाई बात कर रहे हैं कि डिटेंशन आर्डर 100 का आ गया, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, ये सारी बातें हो गई हैं,
भाई यार सियासत में तो अजहर सिद्दीक भाई आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं, ये गिरफ्तारियां होती हैं और लोग निकलते हैं सड़कों पे एहतजाज करते हैं, ये तो उनका हक है। और दूसरी बात मेरी ये है कि अब मैं आपको खबर देता हूं। फिर खबर ये है कि 14 अगस्त को फेस शेविंग के लिए जो जलसे जुलूस निकल रहे होंगे उनमें पीटीआई के चंद अफराद आएंगे, वो झंडे लेकर आएंगे, तस्वीर बनाएंगे और फिर उसी तरह इमरान खान को बेवकूफ़ बनाएंगे। मुझे दुख है इमरान खान पर, जिस तरह इमरान खान को आजकल बुखारी साहब ने फरमाया बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि सर जी सारी सर बंदे ही बंदे। बिल्कुल झूठ है, ये कोई बंदा नहीं निकला, वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये जो बाइतमाद दोस्त है यही जाके जो बात करेंगे बताएंगे, उससे वो ट्रस्ट करके उसने क्या दिया, मुबारक हो कामयाब हो गया, उस पर कोई दुख नहीं। लेकिन सच ये है उसको मिसगाइड किया जा रहा है। और अब दूसर जो है वो 14 अगस्त को होगी, लोगों की रैलियों में मुनीज़े लोग शामिल होंगे और वहां फुटेजें बनेंगी, वो फुटेजें अपलोड कर देंगे। सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं, क्या ये बात सच है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बानी तहरीक इंसाफ को, और ये बेवकूफ़ बनाने की वजह से ही अभी तक ये उनकी जो नज़रबंदी या हिरासत में रहने का मामला इतना तवील होता जा रहा है? देखिए, उनकी जो नज़रबंदी है उसका ताल्लुक कोई एहतजाजी सियासत से तो नहीं है, उसकी तो कोई और वजूहात है और सियासी वजूहात हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई जो है जिसने तहरीक चलानी है, अगर तहरीक चलाने का होमवर्क किए बगैर मैदान में उतरेगी तो इसी तरह के नताइज मिलेंगे ना जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि पार्टी के अंदर एक तकसीम मौजूद है, और तकसीम यह है कि हमें तहरीक चलानी है या नहीं चलानी है, हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं। अब इसमें पार्टी तकसीम है, और ये जो पार्टी का जो मौजूदा क़यादत है वो तो बड़ी नाहिल साबित हुई है। ना वो बानी पीटीआई के लिए कुछ कर सकी है, ना वो पीटीआई के लिए कुछ कर सकी है, बल्कि उसने तंजीमी इख्तलाफात को और ज़्यादा उसमें शिद्दत पैदा कर दी है। तो एक तो पीटीआई का अपना अंदरूनी बुरहान है, और इमरान खान साहब जो हैं या बानी पीटीआई साहब हैं, उनको बहुत से मामलात के बारे में नहीं पता होता। जो जाता है वो अपनी कहानी सुना देता है, वो उसको मान लेते हैं, और उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है क्योंकि वो खुद तो ग्राउंड में नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम तो पीटीआई के साथ चला आ रहा है। अब मुझे एक प्रॉब्लम ये लग रहा है कि आप 5 अगस्त की तहरीक को देखें और उसके बाद फिर आप 14 अगस्त की तहरीक का ऐलान कर दें। जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा कि डेट पे तो मुझे भी बहुत एतराज़ है, 14 अगस्त को क्या एहतजाजी तहरीक होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर अगर क्या शो होगा, इसी तरह का शो करना है जैसे आपने 5 अगस्त को किया, तो इससे हुकूमत के ऊपर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, हुकूमत पे क्या बड़ा दबाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात यह देखिए, अपोजिशन होती है, अगर आपने उसको पार्लिमानी सियासत से निकालना है, कौमी असम्बली से निकालना है, सेनेट से निकालना है, फला से निकालना है, तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। आपको अपोजिशन के वजूद को भी तस्लीम करना पड़ेगा, और ये जो 10-10 बरस की सजाएं दी जा रही हैं, इससे भी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत आगे नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है सलमान आबिद साहब, लेकिन मैं जाते जाते कहना चाहूँगी कि इसके बाद जो तारीख आ रही है, अब देखना इसके बाद भी कोई तारीख आती है या नहीं, लेकिन एक ब्रेक पर चलते हैं।